अब ठीक है, आपको ऐप में यहां से दिखेगा, है ना। रोज का ऐप में आ जाता है, कल से आना शुरू हो गया है। आप एक बार फास्ट एजुकेशन का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, नहीं करा हो तो मैं आपको आज उसके लिए गाइड कर दूंगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद बेटा ये आपका फ़ोन नंबर वगैरह मांगेगा, तो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों डाल के रजिस्टर कर लेना। ये फास्ट एजुकेशन का ये रेड कलर के लोगो वाला एप्लीकेशन है, सबने अपने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया। वो वैसे अभी मैंने है ना उसको फ्री फॉर ऑल करवा दिया है फाउंडेशन के लेक्चर्स को कुछ दिन के लिए, ताकि एक एक बच्चे को मेरे को एक्सेस ना देना पड़े, है ना। तो फाउंडेशन का कोर्स बाय डिफॉल्ट आप जैसे ही ओपन करोगे ऐप का ये इंटरफेस आपको दिखेगा। आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा, बट फिर भी। और ये माई सब्सक्रिप्शन करके ऊपर ही एक ऑप्शन है टैब, उस माई सब्सक्रिप्शन वाली टैब पे क्लिक करोगे तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे, माई कोर्सेज और माई बुक्स। माई बुक्स में आपको फाउंडेशन की सारी बुक्स कुछ दिन बाद दिखने लग जाएगी, कुछ दिन मतलब एक आध दिन में जो भी मैं फाउंडेशन की आपको बुक्स प्रोवाइड करूंगा वो ई बुक इसमें दिखेगी। फिजिकल कॉपी बुक तो मैं आपको दूंगा ही सही, बट ई बुक्स यहां दिखेगी माई बुक्स वाले सेक्शन में। और माई कोर्सेज वाले सेक्शन में देखो ये फाउंडेशन के सारे लेक्चर्स मेरे को दिख रहे हैं, है ना। इसमें पहला ऑप्शन है सीए फाउंडेशन बाय फास्ट, इस पे अपन क्लिक करेंगे और ये आ गया वीडियोस। वीडियोस पे क्लिक करने के बाद ये सारे आ गए। बिजनेस मैथ्स की 2 लेक्चर्स हो गए, दोनों इसमें ऑलरेडी हैं। बिजनेस मैथ्स के 2 लेक्चर ये दिखा रहा है, 2 वीडियोस। और सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के 1 वीडियो है इसमें, और इकोनॉमिक्स की भी एक ही लेक्चर है। एक एक लेक्चर वो शुरू दिन वाला शायद कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह था तो वो अपलोड नहीं हुआ है, वो आज अपलोड हो जाएगा। तो रोज के रोज इसमें लेक्चर शाम तक आपको इसमें मिल जाएंगे, फ्री फॉर ऑल है। आप अभी इसमें एक बार घर जाके डाउनलोड कर लेना, तो एक वहां से भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। हाँ, तो बेटा वो डेवलपर मोड आपको अपने फोन में जाके, फोन की सेटिंग्स में जाके एक ऑप्शन होता है डेवलपर मोड, वो ऑफ करना पड़ेगा। ये मैं गाइड कर दूंगा क्लास के बाद चाहो तो। ये ऐसे एरर दिखाता है जब अपना डेवलपर मोड ऑन होता है फोन में, है ना। एक डेवलपर मोड और एक दो कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, मतलब कुछ एक वीपीएन करके एक एप्लीकेशन होता है ना, वो वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क करके एक एप्लीकेशन होता है वीपीएन। अगर वो वीपीएन भी आप अपने फोन में यूज करते हो तो फास्ट का एप्लीकेशन नहीं चलेगा, और बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस भी नहीं चलेंगे, है ना। तो वो आप एक बार देख लेना, अगर ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो मेरे को बता देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ऑल गुड। चलो, तो अब रेशो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके थे। रेशो में बेसिकली हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे, जो मैं आज आपको वापस रिपीट कराऊंगा जैसा मैंने आपको बोला। अब हम सीधे क्वेश्चंस पे जाते हैं जहां हम कल कंटिन्यू कर रहे थे। कहाँ थे हम कल? यहाँ पे। तो कंटिन्यूड रेशो की बात कर रहे थे। कंटिन्यूड रेशो में क्या होता है, तो 3 रेशियोज होते हैं, ए बी सी। 3 वैल्यूज होती है ए बी सी, और तीनों के बीच में एक रेशो होता है। क्या, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कंटिन्यूड रेशो में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, वेरी गुड। क्या हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तीनों को? परफेक्ट। और किसी नॉर्मल रेशो में, ये कंटिन्यूड रेशो है, मैं नॉर्मल रेशो की बात कर रहा हूं, ए टू बी, क्या ए टू बी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस। क्या डिवाइड कर सकते हैं? यस, वेरी गुड। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी नीड टू नो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कल एक क्वेश्चन हमने करा था, वो गर्ल्स और बॉयज वाला, है ना। कहाँ गया वो? कल एक क्वेश्चन किया था ना, गर्ल्स और बॉयज का रेशो, ऊपर है वो। हाँ, ये यहाँ, ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन करा था हमने कल। ये एक एग्जांपल है आईसीआई के मॉड्यूल का। किसी के पास आईसीआई का मॉड्यूल नहीं हो, वैसे नहीं होगा आपके पास, तो एक काम करेंगे, आज क्लास के सारे बच्चों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप में वो डाल दूंगा मैं पीडीएफ मॉड्यूल का। तो जब तक आपको आईसीआई से बुक्स नहीं मिल जाती तब तक ये मॉड्यूल आप यूज कर पाओगे। इस बच्चे के पास बेटा मॉड्यूल देना, ये इतना मोटा मॉड्यूल आपको आईसीआई से मिलेगा मैथ्स का, जिसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 700 पेज है इसमें, 700 पेजेस का है मॉड्यूल। तो इसका एक शॉर्ट नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें इतने पेज तो नहीं होंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा पेजेस है, उसके इसके आधे पेजेस होंगे, एक नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। अदर देन दैट इसका पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि किसी के पास ये नहीं हो तो पीडीएफ से काम चल जाएगा होमवर्क वगैरह के लिए, जब तक आपके पास ये नहीं आ जाता, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर बुक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके ये आएगा। तो अभी ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट है भी नहीं, पीडीएफ से भी अपना काम हो जाएगा, और वैसे भी मैं आपको एक आध दिन में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तो अपना काम हो जाएगा। चलो, अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहाँ गया, ये यहाँ है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सोच समझ के इसको सॉल्व करें। थोड़ा सा कॉमर्स वाला दिमाग आपको इसमें लगाना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। पढ़ो इस क्वेश्चन को सारे एक साथ। द मंथली इनकम्स ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। 2 लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो कितना है? 4:5।
अब ये 4:5 उनकी इनकम का रेशो है। क्या इनकम के रेशो से मुझे ये पता चलता है कि उनकी इनकम कितनी है? चलो मैं समझाता हूं। मैंने सिर्फ पहली लाइन पढ़ी, मेरे को ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। मैंने पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन क्या कह रही है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन आर 4:5। दो लोगों की इनकम का रेशियो 4/5 है। चलो, तो मैं पहले आदमी की इनकम को I1 मान लू क्या, और दूसरे आदमी की इनकम को क्या मान लू? I2। वेरी गुड बेटा। तो I1 और I2 का रेशियो कितना है? कोई बच्चा हेल्प करेगा? 4/5। बिल्कुल सही लिखा। क्या मैं I1 I2 के रेशियो से ये बता सकता हूं कि I1 की इनकम कितनी है पहले आदमी की और दूसरे की इनकम कितनी है? नहीं बता सकता। क्यों? क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि बेटा ये 4/5 है। हो सकता है कि पहले आदमी की इनकम 40 रुपीज है, दूसरे की 50 है, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया और 4/5 आ गया। हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि पहले की इनकम 400 है, दूसरे की 500 है, 2 0 कैंसिल हो गई, और अपने को तो रेशो मिला 4/5, तो अपने को थोड़ी पता क्या है। और क्या हो सकता है? 4000 5000। और क्या हो सकता है? हो सकता है ये 8/10 हो, एक की 8 रुपए हो, दूसरे की 10 रुपए हो, ये 8 और कैंसिल हो गया हो, ये 5 2 से कैंसिल हो गया और 5 आ गया हो। बहुत सारे बनते हैं ना। वैसे 8 और 10 तो नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इनकी सेविंग 50 रुपए है। तो अगर इनकी इनकम 8 रुपए होगी तो सेविंग 50 रुपए कैसे होगी? तो बाय दैट लॉजिक 4 और 5 और ये तो करेक्ट नहीं हो सकते, बट हाँ 400 500 कैन श्योरली बी करेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। तो समझदार बच्चा क्या करेगा? समझदार बच्चा इसको पूरा सॉल्व करेगा और आंसर निकाल के लेके आएगा। उससे भी समझदार बच्चा क्या करेगा? वो सिर्फ ऑप्शंस देखेगा। क्या देखेगा? ऑप्शंस, ABCD। ऑप्शंस में से वो ऑप्शन देखेगा जिनका रेशियो 4:5 आ रहा है, वो सारी वैल्यूज देखेगा। और ये देखेगा कि क्या वो 50 रुपए से तो ज्यादा है ना, क्योंकि 50 रुपए की तो सेविंग हो रही है उनकी। लिखा है ना कि एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो, उनके एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे जो है वो 7:9 के रेशियो में है, और ईच सेव्स 50 रुपीज पर मंथ। उनकी 50 रुपए की सेविंग है, मतलब 50 रुपए से तो ज्यादा ही कमा रहे होंगे, तभी तो वो इनकी इनकम होने के बाद कुछ खर्चा भी हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, और उसके बाद भी उनके पास 50 रुपए बच रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऑप्शंस देखूंगा। अगर मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है जो 50 रुपए से ज्यादा है और उन ऑप्शंस का रेशियो 4/5 आ रहा है, तो वो मेरा बिना सॉल्व की। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फाउंडेशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 72 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट होना है, हमें ऑप्शन चेक करना है। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखता है कि 4/5 रेशियो है, मैं उस पर टिक कर दूंगा, प्रोवाइडेड कि जो बाकी के 3 ऑप्शन है उनका रेशियो 4/5 नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन ए आ गया 400/500, ध्यान से सुनना, ऑप्शन बी आ गया 4000/5000, तो फिर मैं ऑप्शन ए और बी में सही चूज नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऑप्शंस का रेशियो 4/5 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। क्या सर ऐसा होता है कि फाउंडेशन के एग्जाम में कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा इतना आसान क्वेश्चन आ गया कि डायरेक्ट देखते से ही पता चल गया? बहुत बार हुआ है, बहुत बार होता है। कई बार ऐसा होता है कि अपने ने ऑप्शन देखा, ऑप्शन देख के अपने को सूझ पड़ जाती है कि 3 ऑप्शन गलत है, एक सही है। क्यों सही है? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ दिया होता है जिससे 3 ऑप्शन अपने आप गलत हो जाते हैं बिना सॉल्व किए। ठीक है, तो अपने आंख कान खुले रखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद ऑप्शंस भी आपको मैं दूंगा क्वेश्चंस में। अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोनों। अपन सब साथ में मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। एंड समझ में तो आपको ये बहुत अच्छे से आ गया है कि 2 लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो 4/5 है और उनके मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो 7/9 है। एक्सपेंडिचर को क्या मैं E1 E2 लिख दूं? किसी को कोई परेशानी? एक्सपेंडिचर को मैं लिख रहा हूं E1 E2। एक्सपेंडिचर का शुद्ध हिंदी में मतलब होता है क्या? खर्चे। बहुत बढ़िया। और अब बचा क्या? सेविंग कितनी है बेटा? 50 रुपीज, दोनों की 50-50 रुपए दोनों बचा लेते हैं। ठीक, अब मुझे कोई इन तीनों में एक रिलेशन बता सकता है क्या कि तीनों में क्या रिलेशन होता है? सॉरी, एक फिर से बोलना बेटा। वेरी गुड बेटा, एब्सोल्युटली राइट। कि इन तीनों में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन इतना सिंपल है कि इनकम, किसी भी पर्सन की इनकम उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग के सम के बराबर होती है। इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या बेटा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ। मैं आपको एक ये क्वेश्चन में बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, इसमें ज्यादा टाइम लूंगा। उसका रीजन ये है कि इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आगे वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे। क्वेश्चन तो बहुत जल्दी करा दूंगा, बट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो अब समझते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि जो I1 I2 का रेशियो है ना बेटा 4/5, तो ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जिनमें रेशियो दिया होगा, बट एक्सपेंडिचर अपने को यहां से इनकम तो पता नहीं चल रही।
पर मेरे को एक चीज पता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा कॉमन नंबर हो रहा होगा जो कैंसिल हो गया, तभी तो 4/5 आया। 4/5 कैसे आया? 4/5 के साथ कुछ ना कुछ कॉमन नंबर रहा होगा, जो नंबर ये क्या है? अच्छा ये भी बचती है, नहीं वो कल ही नहीं ली ना मैंने, तो मेरे को नहीं पता कि ये भी बचती है। चलो 4/5 के साथ कुछ तो नंबर ऐसा रहा होगा जो कैंसिल हो गया होगा। हो सकता है वो 100 हो सकता है वो 500 हो सकता है वो कुछ भी हो। तो क्या मैं उसको x मान सकता हूं? अब किसी भी रेशियो में बेटा अगर मैं x लगा दूं तो उसका मतलब ये हो गया कि I1 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, और I2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा जी? कोई डाउट है ना? अब पहले पर्सन की इनकम कितनी हो गई 4x, और दूसरे की इनकम कितनी हो गई 5x। अब मुझे पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज करना है, क्या? मुझे x की वैल्यू पता करना है। जैसे ही मैंने x की वैल्यू पता कर ली मेरा आंसर आ गया। ये किस बच्चे को समझ में नहीं आया कि I1 I2 4x 5x कैसे हो गए? सारे बच्चों को समझ में आया? हाँ बेटा जी, जी बेटा। 4/9 नहीं बेटा, वो नहीं, मैं आपका डाउट समझ गया। वो कल अपन ने जो मैंने आपको सिखाया था कि टोटल कैसे निकालते हैं बेटा, वो प्रोसेस ऐसा था, मैं आपको समझाता हूँ। अपन ने कल एक क्वेश्चन किया था बॉयज बाय गर्ल्स का, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था 4/5, और टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के थे 720, करेक्ट? तो उसमें अगर मुझे टोटल बॉयज निकालने होंगे तो मैं क्या करूंगा, बॉयज के सामने क्या नंबर लिखा है 4, और नीचे इनका टोटल लिखूंगा, टोटल कितना है 9, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 720 से, तो टोटल क्या आ जाएगा बॉयज। तो वो जो आप बोल रहे हो ना, वो बॉयज और गर्ल्स टोटल निकाल मतलब इंडिविजुअल निकालने की प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा अलग है। एनीवे तो ये समझ में आ गया ना बेटा कि एक की इनकम 4x है, दूसरे की 5x, ऐसा अपन सेफली अज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलो इतना हो गया तो बस खत्म काम। अब देखो मैं इक्वेशन बना दी मैंने, I इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सेविंग के लिए S लिख दिया, कोई डाउट? चलो इनकम पहले पर्सन की कितनी है, इसका एक्सपेंडिचर कितना है नहीं पता, 7x नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ कुछ बच्चों ने बोल दिया 7x नहीं लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे मैं समझाता हूँ। इधर देखो I1 I2 में 4/5 है, इसमें कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा जो कैंसिल हो गया, लेट अस से दैट नंबर इज 100। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो ये 400/500 है, 0 कैंसिल हो गया, 4/5 आ गया। उस 100 को मैंने क्या मान लिया x, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि वो 100 है कि 1000 है, तो मैंने उसको क्या मान लिया x। अब आप ये कैसे कर सकते हो कि ये भी 700 और 900 है? बच्चे समझदार है, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा, 700 और 900 हो जाएगा। तो ये दोनों एक्स कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और एक्स की वैल्यू आ गई 100, तो इनकम तो 400 500 है और एक्सपेंडिचर 700 और 900 हो जाएगा, विच डजंट मेक एनी सेंस। तो ये एक्स तो नहीं हो सकता, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, एक्स तो हो ही नहीं सकता, और कुछ भी हो एक्स तो नहीं हो सकता। ठीक, तो मैं कोशिश ये करूंगा किसी भी क्वेश्चन में, अब मैं यहां क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं, y कुछ और क्वांटिटी होगी, तो मैं 7y और 9y लिख सकता हूं, और लिखने से सॉल्व भी हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखना, पूरे मैथमेटिक्स में हम पूरा मैथ्स जितना भी 18 चैप्टर है, मैं 18 चैप्टर आपको सॉल्व कराऊंगा। हर क्वेश्चन में एक कोशिश करना कि कम से कम वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करें। वेरिएबल, इनको एक्स वाई को वेरिएबल बोलते हैं ना, तो ये कम से कम लगाएं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा इसमें आप एक्स वाई जेड यूज करोगे उतने सॉल्व भी तो करने पड़ेंगे और उनकी वैल्यूज भी तो निकालनी पड़ेगी। अब एक्स की वैल्यू निकालना आसान है, पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालना मुश्किल है। और इसमें मान लो मैंने गलती से एक्स वाई और कहीं जेड भी लगा दिया, तो फिर मुझे उसकी भी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तो फिर 50 सेकंड में नहीं हो पाएगा। कोशिश ये करें कि मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें। किसी को समझ में आया? सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, 4x मैं इवन को इवन ही लिख देता हूं, मेरे को लिखना ही नहीं एक्सपेंडिचर, मैंने इवन ही लिख दिया। सेविंग कितनी है कोई बताएगा क्या? वेरी गुड बेटा, कोई डाउट पूछ लेना, कोई डाउट हो तो। चलो दूसरे पर्सन की इनकम बोलो, एक्सपेंडिचर बोलो, सेविंग बोलो, वेरी गुड। क्या यहां से मेरा इवन निकल सकता है? बोलो बेटा, कोई डाउट? चलो कोई दूसरे क्वेश्चन इक्वेशन में से मेरे को E2 निकाल सकता है? कोई डाउट तो नहीं? चलो अब मेरे को E1 E2 का रेशियो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? क्या दिया है? मैं E1 की जगह क्या लिख दूं, E2 की जगह क्या लिख दूं, इधर क्या लिख दूं? क्या कुछ अननोन है? x। अननोन क्या है? x।
और इसमें पूरी इक्वेशन में एक्स ही अननोन है, मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इसमें करूंगा और अननोन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, खत्म, आंसर आया समझ में। ये क्वेश्चंस को ऐसे करना है, कोशिश ये करेगी कम से कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। 9 4 36x 450, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, 5 7 35x और माइनस 350, तो ये 36 में से 35 जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, 36x में से 35x जाएगा तो सिर्फ एक x बचेगा, और ये 450 में से 350 जाएगा तो 100 बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई 100। अब मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, I1 I2 पूछा है, बताओ कितनी है, 400 और 500, खत्म। तो मेरा आंसर आएगा 400 और 500 जो हमने सोचा था पहले। तो I1 is 400, I2 is 500, this is my answer. Please note down this question, ask me any doubt if you have, whatever doubt you have. कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हो, टेक योर टाइम, टेक नोट्स। आज क्लास के बाद अपन रुक के ये सबके साथ मैं शेयर कर दूंगा, है ना, मेरे को थोड़ा सा आपकी इसमें वो ये क्लास नोट्स भी आपको शेयर करना है आपकी ईमेल आईडी के थ्रू, और वो सारी चीजें करना है। तो आज क्लास के बाद 2 बजे के बाद सारे बच्चे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और मेरे से मिलके जाएंगे, या मैं ही क्लास में आ जाऊंगा 2 बजे के बाद, तो मैं आपके सबके इसमें ये फास्ट का एप्लीकेशन वाला सेटअप भी करवा दूंगा और ये क्लास के नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया, जो कल नहीं आए थे उनको भी समझ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, इतना टफ टॉपिक है नहीं, वैसे इजी टॉपिक है रेशो वाला, तो होपफुली इशू तो नहीं आना चाहिए। किसी को आता है तो एक बार मेरे से पूछ लेना, आई विल हेल्प यू आउट। क्लियर है बेटा आपको, बहुत बढ़िया बेटा, आपको भी क्लियर है बेटा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ये पीछे तक क्लियरली विजिबल है बेटा, आप में से कितने बच्चों का जून वाला अटेम्प्ट है, 1 2, आपका भी। आप बेटा क्लास के बाद मेरे से मिलके जाएंगे, है ना, सारे जून अटेम्प्ट वाले बच्चे क्लास के बाद मेरे से मिलके जाएंगे। डन, वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबका हो गया ना, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ो, गिव इट अ ट्राई एंड देन विल सॉल्व इट टुगेदर। Just give it a read. The ratio of the prices of 2 houses was 16:23. अच्छा, 2 years later when the price of the first has increased by 10%. अच्छा, and that of the second by 477 rupees, the ratio of the prices becomes 11/20. Find the original prices of 2 houses. Original prices का क्या मतलब हुआ?
जो इंक्रीज होने के पहले थी, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल प्राइजेस। इंक्रीज होने के बाद जो हो गया वो तो नई प्राइजेस हो गई। तो ओरिजिनल प्राइजेस मतलब इंक्रीज होने से पहले क्या प्राइस थी वो पता करना है। जो बच्चे 2 दिन से नहीं आ रहे थे उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि आज बहुत इकट्ठा एक साथ आ गया, बट कोई नहीं, क्लास के बाद एक बार अपन फिर से पढ़ेंगे बेटा, है ना, जितना भी अपना मिस हुआ है वो फिर से पढ़ लेंगे अपन। चलो, तो द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2 हाउसेस वाज 16:23। बेटा 2 घर है, उनकी प्राइस का रेशियो 16/23 है। पहले घर की प्राइस को क्या मैं H1 लिख सकता हूं, और दूसरे घर की प्राइस को मैं H2 लिख दूं क्या, कैपिटल H2। ठीक है, क्या रेशियो है बेटा, वेरी गुड। 2 years लेटर, 2 साल के बाद, 2 years लेटर, when the prices of the first has increased by 10%, पहले घर की प्राइस 10% बढ़ गई। इस सेंटेंस में कोई भी आपको कंफ्यूजन है क्या, सिंपल सा सेंटेंस है कि पहले घर की प्राइस, तो पहले, अब नई प्राइस जो है ना बेटा मैं उसको स्मॉल h1 लिख देता हूं ताकि डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन पुरानी कौन नई प्राइस है। तो नई प्राइस को मैं स्मॉल h1 लिख रहा हूं, ये कितनी है, 10% ज्यादा। किससे 10% ज्यादा, पहली वाली प्राइस से। मतलब मेरे पास 100 रुपए हैं और आपने बोला कि सर इसको 10% बढ़ा दो, तो कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने बोला कि 10% बढ़ा दो, तो किसको बढ़ाना है, हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी को। मेरे पास 100 रुपए थे, आपने बोला कि सर 10% बढ़ाओ, तो किसको बढ़ाऊंगा, 100 रुपए को बढ़ाऊंगा ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो मैं, पहली चीज तो ये कि मुझे इनकी प्राइसेस, क्या पहले घर की प्राइस 16 रुपए है, क्या पहले घर की प्राइस 16 रुपए है और दूसरे की प्राइस 23 रुपीज है, नहीं, कुछ तो रहा होगा। हो सकता है कि यहां कुछ नंबर होगा बड़ा सा जो कैंसिल हो गया, हो सकता है वो 1 लाख हो, तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 23 लाख, वो लाख लाख मतलब सारे 50 कैंसिल हो गए, नहीं समझे। तो यहां कुछ तो होना चाहिए ना, तो क्या लिखूं, x, हर क्वेश्चन में ही करना है x। तो मैंने लिख दिया 16x 23x, कोई डाउट। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि पहले घर की प्राइस 16x तो पुरानी प्राइस थी, प्लस 10% बढ़ गया, 10% किसका, 10% ऑफ ओल्ड प्राइस विच इज 16x। फंडा क्लियर है। नई प्राइस कितनी हो जाएगी, तो पहले तो 16x तो आएगा क्योंकि 16x तो पुरानी प्राइस थी, प्लस 10% और किसका, 16x का, पुरानी प्राइस का 10% और। अब 10% कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, इसका मुझे 5% निकालना है, कैसे निकालोगे, तो तरीका सिंपल है, 5% निकालना होता है ना, तो उसके नीचे लगाते हैं 100 और मल्टीप्लाई करते हैं, किसका निकालना है 100 का, तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर 5 आ गया। चलो ये थोड़ा एक बार और करते हैं, इधर देखो 120 का मेरे को 10% निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, कितना निकालना है 10%। तो प्रोसेस क्या है, 10% है ना, तो 10 के नीचे 00 मतलब 100 लिख दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 120 से। कोई डाउट, 0 0 0 0 कैंसिल, आंसर आ गया कितना, 12। मैं लिख नहीं पाया सही से, एक बार फिर लिख देता हूं 12। क्लियर है ना, यही चीज करते हैं ना। चलो, तो ये चीज यहां कर सकते हैं क्या अपन, H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16x प्लस 10%, तो 10 के नीचे क्या लिख दूं, 100, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 16x से। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी, टेंशन मतलब हो जाएगी बेटा, है ना। तो मैं लिख देता हूं 16x प्लस ये 0 0 कैंसिल, अब ये 16 बाय कितना बचा, 10, 16 बाय 10 को क्या लिख सकता हूं, 1.6x, बोलो आगे ना, तो क्या मैं लिख दूं 1.6x, कोई डाउट। 16x प्लस 1.6x कितना होगा, 17.6x, तो मुझे तो नई प्राइस पता चल गई 17.6x, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। तो मुझे H1 की क्लियर प्राइस पता चल गई 17.6x। कोई बच्चा मुझे H2 बता देगा क्या, स्मॉल h2, वेरी गुड बेटा। 2 years later when the price of the first has increased by 10% and that of the second by 477 rupees, दूसरे घर की प्राइस 477 रुपीज बढ़ गई है, परसेंटेज नहीं बढ़ी है, रुपीज में बढ़ी है। तो पहले वाले घर, दूसरे वाले घर की प्राइस कितनी थी बेटा, 23x, अब कितनी हो गई होगी, 477। क्या बच्चे हैं, कोई डाउट। चलो, अब मुझे क्या दिया हुआ है, इनका रेशो दिया है क्या, नया रेशो दिया है कि न्यू हाउसेस का H1 बाय H2 कितना है, 11/20। H1 की वैल्यू कितनी लिख दूं बेटा, 17.6x, नीचे कितना लिख दूं, 23x प्लस 477, इधर कितना लिख दूं, 11/20। अब क्या करना है, गंदी सी कैलकुलेशन करना है, उसके लिए अपने पास कैलकुलेटर है, एग्जाम में अलाउड है, तो कूद कूद के कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो करो, मल्टीप्लाई करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
17.6 इंटू 20 करना पड़ेगा, तो 17.6 इंटू 20 352 एक्स आ जाएगा। इधर 23 इंटू 11 करेंगे तो 253 आ जाएगा एक्स, प्लस 477 इंटू 11 है ना बेटा, 5247 कितना आया 5247। जो बच्चे कल नहीं आए थे बेटा, कल से कैलकुलेटर लेके आना है, ये वाला कैलकुलेटर खरीदना है, नॉर्मल वाला कैलकुलेटर, यही अलाउड एग्जाम में, फैंसी वाले कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं है ना, ऐसा नॉर्मल कैलकुलेटर खरीदना है। चलो 352 99 आएगा क्या, हाँ 99x आएगा यहाँ पे, और इधर आएगा 5247, तो 5247 को डिवाइड करना पड़ेगा 99 से, तो 53 आएगा। वेरी गुड बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 53। मुझसे पूछा क्या था, क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ओरिजिनल प्राइसेस, कौन बताएगा, हाँ विच इज 16 इंटू 848 एंड 1219। वेरी गुड बेटा। तो पहले तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने पूरी कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकालने के बाद इनने मेरे से पूछा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ द टू हाउसेस, दोनों घर की ओरिजिनल प्राइस बताओ, विच इज कैपिटल H1 एंड कैपिटल H2, 16x और 23x। 16x x का 53 वैल्यू है, तो 16 इंटू 53 करेंगे 848, और 23 इंटू x करेंगे 1219। इतने सस्ते घर, बहुत सस्ते घर हैं आदि, तो 848 रुपीज में घर मिल रहा है, एक आध एक भी हापन भी ले लेते हैं फिर। ठीक है, क्लियर सबको, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन था। अब आप मेरे से कुछ पूछ सकते हैं कि सर क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जो अपने को 52 सेकंड्स में ऐसा बड़ा क्वेश्चन करना पड़ जाए। एज इट इज तो नहीं आएगा, इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस करके थोड़ा इजी बना के वो इसको दे सकते हैं, है ना। वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एज इट इज तो नहीं देंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा कर सकते हैं कि वो 16x प्लस 10% है ना, 10% की जगह पे कोई नंबर दे देंगे कि पहले घर की प्राइस 500 रुपए बढ़ गई, दूसरे घर की प्राइस 400 रुपए बढ़ गई, टोटल नई ओरिजिनल प्राइसेस निकालो। तो आपको 10% वगैरह नहीं निकालना पड़ेगा, सीधा लिखना पड़ेगा। फिर अपन इतना लिखेंगे क्या, नहीं। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरे को तो हर एक स्टेप लिखनी पड़ेगी ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। अगर मैं स्टेप से स्किप करूंगा तो आप में से किसी को समझ में नहीं आएगा, हो सकता है किसी को आ जाए किसी को नहीं आए। आई कांट टेक रिस्क, मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मेरे को तो पूरा एक एक स्टेप लिखनी है कि इसके बाद ये करा मैंने, फिर इसके बाद मैंने ये करा। ठीक है, पर आपको ऐसा करना है क्या, नहीं। आपको क्या करना है, अब ये क्वेश्चन बच्चा एग्जाम में सॉल्व कर रहा है, कैसे करेगा ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन को अगर मेरे को एग्जाम में सॉल्व करना है तो पहले बस मैं पढ़ूंगा इसको। द प्राइजेस ऑफ द रेशो टू हाउसेज का प्राइस का रेशो दिया हुआ है, मैं सीधा एक ही स्टेप लिखूंगा। क्या, मेरे को मालूम है कि पहली प्राइस है 16/23 और उसमें x तो लगेगा, ये तो कॉमन सेंस है मेरे पास कि भाई उसमें x तो लगेगा, तो मैं सीधी इक्वेशन लिखूंगा 16x पहले घर की प्राइस। अब मैं नई प्राइस का सीधा रेशो लिख देता हूं, ये कितनी परसेंट बढ़ गई, 10% बढ़ गई, तो मेरे को ये भी करना आता है 1.6x कर दूंगा डायरेक्ट। मेरे को मालूम है कि 16x का 10% कितना होता है 1.6x, 1.6x। ठीक, मैं डायरेक्ट कितना लिखूंगा, नीचे लिखूंगा मैं कितना, दूसरे घर की प्राइस कितनी है 23x, और इसमें मेरे को पता है कितना बढ़ गया 477, और उसको किसके बराबर लिख दूंगा 11/20, 20 था ना 11/20, हाँ बस इतना सा ही लिखूंगा मैं। अगर मैं एग्जाम में कर रहा हूं क्वेश्चन, आपकी जगह में हूं, तो मैं बस इतना सा लिखूंगा और इसको सॉल्व करने बैठ जाऊंगा। बस पूरी कहानी अपने को थोड़ी लिखना है एग्जाम में, किसी को बताना थोड़ी है कि हमने कैसे करा। अरे हमने कैसे भी करा, आपको तो एबीसीडी से मतलब है कि एबीसीडी में से हमने क्या सेलेक्ट करा, हमारा मन हम कैसे भी करें, हम तो तुक्का लगाएंगे। आपको क्या, आपको तो सही आंसर से मतलब है, हम जय अनुमान करेंगे उसमें। समझ में आया। तो मैं एग्जाम में बस इतना सा लिखूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, एक्स की वैल्यू निकालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। फंडा क्लियर है। एग्जाम में हम इतनी पूरी कहानी नहीं लिखेंगे, ये इतना कि H1 इतना है, H2 इतना है, और फिर हर एक स्टेप नहीं लिखेंगे, ऐसी आदत बनाएंगे ही नहीं। घर पे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सीधा ये समझेंगे क्वेश्चन को, भले ही 20 सेकंड की जगह 30 सेकंड लगाएंगे क्वेश्चन को पढ़ने में, समझेंगे, और फिर सीधा वो इक्वेशंस बनाएंगे जिससे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। गिवन वैल्यूज ये दी है वो दी है ये नहीं लिखेंगे। फंडा क्लियर है। सीधा क्वेश्चन को जो सॉल्व करती है वही स्टेप करेंगे।
ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो आगे बढ़े बेटा जी, समझ में आता है सबको? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ओह क्या प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन बिना ऑप्शंस के नहीं किया जा सकता, बट ठीक है अपन फिर भी करने की इसको कोशिश करेंगे। इसमें ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट है, वो आपको आगे पता चलेगा क्यों, है ना। इसमें थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है, मतलब आपको ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। और वैसे भी ऑप्शंस आएंगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा फाउंडेशन में जिसमें ऑप्शन ना हो, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस आएंगे, सब क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे। ये पढ़ो, फाइंड इन व्हाट रेशो, इसकी स्क्रीन की साइज आज मैं बड़ी करने की कोशिश करूंगा प्रोजेक्टर की, ताकि आपको और अच्छा दिखे। फाइंड इन व्हाट रेशो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इफ देयर be a reduction in the number of workers in the ratio this and the increment in the wages in the ratio this। क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं क्या समझ में आया? तो कुछ भी नहीं आया सर, बड़ा भले लिया 2 बार आया कुछ नहीं सर, ऊपर से गया सीधा है। तो चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ कर वो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन वाला चाह क्या रहा है। फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस, पहली चीज तो आप हाईलाइट करो टोटल वेजेस, आप मत करो मैं कर रहा हूं। टोटल वेजेस, टोटल वेजेस पे ध्यान देना है। टोटल वेजेस का क्या मतलब होता है? मेरी एक कंपनी है, इस कंपनी में 10 एम्प्लॉइज काम करते हैं, टोटल वेजेस कैसे निकालूंगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरी कंपनी में 10 लोग काम करते हैं, टोटल वेजेस कैसे निकालूंगा? हाँ, सबकी सैलरी इनटू कितने एम्प्लॉइज है। अरे सिंपल सा तो फंडा है, मेरी कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबकी सैलरी में, हर पर्सन की सैलरी में उस जोड़ते जाऊंगा, या तो किसकी सैलरी 10,000, इसकी 15, इसकी 12, तो सबकी जोड़ दूंगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं ये भी कर सकता हूं कि मैंने सबकी सैलरी का एक एवरेज सैलरी निकाल लिया, मतलब जैसे इसकी सैलरी 12 है, किसी की 11 है, किसी की 10 है, किसी की 15 है, तो मैंने उनका एवरेज निकाल लिया, और लेटर से कि एवरेज आया 12,500 रुपए, मतलब ऑन एन एवरेज एक पर्सन की सैलरी मेरी फैक्ट्री में 12,500 है, और मेरे पास कितने लोग हैं? 10 लोग, तो मैं 12,500 में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? 10, तो मेरा क्या आ जाएगा? टोटल वेजेस आ जाएगा, कि मेरे को इतने वेजेस टोटल देना है। फंडा क्लियर है? चलो, तो वही कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड, किस रेशो में टोटल वेजेस इंक्रीज हो जाएंगे और डिक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं है कि इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज या डिक्रीज होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि देयर बी ए रिडक्शन, देयर बी अ रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब कम करना। किसको कम कर रहे हैं? देयर बी ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या कर दूं? कम कर दूं। एंड इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस, जो बचे उनकी सैलरी बढ़ा दूं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मेरी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं उनको मैं कम कर दूं और जो बचे उनकी सैलरी बढ़ा दूं, तो टोटल वेजेस में क्या चेंजेस आएगा? टोटल वेजेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? अब कोई बच्चे बोलेंगे कि सर बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझो इस पहले इसको, क्योंकि रेशो भी दिया हुआ है, रेशो भी दिया है। अब देखो बेटा, क्या आप ये शॉर्टी से कह सकते हो कि वो कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ शॉर्टी से कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकते? रिडक्शन कर रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स में और इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस कर रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स को घटा रहे हैं, देखो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स को कम कर रहे हैं, एंड इंक्रीमेंट देयर, जो बच गए उनका वेज बढ़ा रहे हैं, तो टोटल वेजेस बढ़ जाएंगे कि घट जाएंगे? नहीं कह सकते, कह नहीं सकते, नहीं कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते मैं बताता हूं। पता नहीं उसने कितने लोगों को कम किया और जो बचे हुए लोग हैं उनकी सैलरी कितनी बढ़ाई। मान लो मेरे पास 10 लोग हैं, मैंने 10 में से सिर्फ एक ही को कम किया, 9% कर दिए, और जो 9% बचे ना उनकी सैलरी 1-1 रुपए बढ़ा दी, तो फिर क्या इफेक्टिव टोटल सैलरी बढ़ेगी? क्या नहीं बढ़ेगी। तो ये डिपेंड भी करता है ना कि कितनों को कम किया और सैलरी कितनी बढ़ाई। दोनों चीजें जब मुझे क्लियर पता होगी तभी मुझे पता चलेगा कि टोटल वेजेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ये क्वेश्चन पढ़ के मैं नहीं बोल सकता कि टोटल वेजेस घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। आप समझने की कोशिश कर रहे हो ना?
चलो, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन फाउंडेशन में आने के चांसेस कम ही है, बट हम क्या करेंगे कि अगर फाउंडेशन में 19 आता है तो हम 20 पढ़ के जाएंगे, ठीक है, ताकि हमें कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, बहुत कम है। अगर पेपर वाले का दिमाग घूम गया, उसको लग रहा है कि नहीं हमको मैथ्स में इस बार बहुत सारे बच्चों को फेल करना है, तभी वो ऐसा क्वेश्चन देगा। उसने डिसाइड कर लिया कि मैथ्स में बच्चा पास ही नहीं होना चाहिए, तो फिर वो ऐसे क्वेश्चन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। पर हम तो करेंगे ताकि हमारी एक प्रैक्टिस रहे कि हाँ अच्छा टफ क्वेश्चन भी आ गया तो हम कर पाएंगे। क्लियर है? चलो, तो बेटा जी एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मेरे को टोटल वेजेस निकालने पड़ेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ ना, टोटल वर्कर्स कितने हैं फैक्ट्री में, टोटल वर्कर्स एक्स मान लेता हूँ, मुझे थोड़ी पता है कितने वर्कर्स, एक्स मान लेता हूँ। और उनके एवरेज वेजेस कितने हैं, मुझे थोड़ी पता है एवरेज वेजेस कितने हैं, वाई मान लेता हूँ। तो अगर मेरे पास टोटल वर्कर्स है और टोटल एवरेज वेजेस है, एवरेज वेजेस मतलब ऑन एन एवरेज हर आदमी की कितनी तनख्वाह है, कितनी सैलरी है, वो मेरे पास है, तो क्या मैं टोटल वेजेस निकाल पाऊंगा? कोई डाउट बच्चा, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं आता कि अगर टोटल लोग एक्स हैं, उनके एवरेज वेजेस वाई हैं, तो टोटल तनख्वाह मुझे कितनी देनी पड़ेगी, तो एक्स इंटू वाई देनी पड़ेगी। क्लियर है फंडा? बहुत बढ़िया बेटा जी। अब चेंजेस, ये तो सब पूरी स्टोरी हो गई चेंज करने के पहले। अब चेंजेस करूंगा, क्या चेंजेस करूंगा? नंबर ऑफ वर्कर्स को घटाऊंगा और सैलरी को बढ़ाऊंगा। चलो करते हैं। न्यू टोटल वर्कर्स, क्या लिखूं बेटा? न्यू टोटल वर्कर्स। क्या करना है बेटा, वर्कर्स को घटाऊं कि बढ़ाऊं? घटाना है, बहुत बढ़िया। पहले कितने थे? एक्स, तो क्या एक्स माइनस 1 कर दूं, एक्स माइनस 2? नहीं, घटाना तो है पर माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हमको थोड़ी पता कितने घटाना है, हमको एक रेशो में घटाना है। रेशो कितना दिया बेटा? 15:11। हमको बोला है कि रेशो में घटाओ, किस रेशो में घटाना है? 15:11। किसी बच्चे को कोई डाउट? नहीं, 15:11 के रेशो में घटाना, भी कर लेते हैं। अब मेरे पास x है और मेरे को दिया है कि इसको घटाना है 15:11 के रेशो में। कैसे करूंगा, ये कैसे किया? इसमें से 15:11 माइनस कर दूं? नहीं, क्योंकि 15:11 नंबर ऑफ वर्कर्स थोड़ी है क्या, नंबर ऑफ वर्कर्स होता तो इसमें से माइनस कर देता, है ना। ये 15:11 तो एक रेशो है, तो कैसे रेशो में कैसे घटाते बढ़ाते हैं? सिंपल सा फंडा समझना। अब ध्यान से सुनना, आंखें इधर। अगर मेरे को कोई 10 रुपए दे दे और एक फ्रैक्शन दे दे 12/11 और बोले कि 10 रुपए को बढ़ाना है इस रेशो में, तो मैं हमेशा 10 रुपए में बढ़ाना है अगर उसने बोला है तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। उस नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 120/11 आ जाएगा और ये वाकई में बढ़ गया। 120/11 करके देखो आप, 120/11 करोगे तो आंसर आएगा 10.9। तो बढ़ गया ना 10.9, 10 से तो बढ़ गया ना। और अगर मुझे कोई 10 रुपए दे दे और बोले कि इसको 12:11 के रेशो में कम करना है, क्या बोले? 12:11 के रेशो में कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 11/12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब छोटी वैल्यू ऊपर आनी चाहिए। अगर छोटी वैल्यू ऊपर है तो नंबर क्या हो जाएगा? कम। और अगर बड़ी वैल्यू ऊपर है तो वो नंबर उस रेशो में बढ़ जाएगा। अगर किसी नंबर को किसी सर्टेन रेशो में बढ़ाना है तो मैं ऊपर बड़ी वैल्यू रख के उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है बेटा? और अगर उसी नंबर को सर्टेन रेशो में घटाना है तो मैं उस रेशो में से जो छोटा वाला नंबर होगा उसको ऊपर कर दूंगा और उस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यही कर रहा हूं। मुझे किसी ने बोला कि 10 रुपए को 11:12 के रेशो में घटाओ, तो मैं 10 में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? 11/12 का आंसर आएगा 110 डिवाइडेड बाय 12 विच विल बी डेफिनेटली लेसर देन 10 से तो कम ही होगा, क्योंकि 112 को आप 110 को डिवाइड कर रहे हो 12 से, तो 10 से तो कम ही आंसर आएगा। क्लियर फंडा? कोई डाउट? चलो, तो क्या चीज ये यहां मैं कर सकता हूं या यही चीज कहां गई? हाँ, ये यहां पे न्यू टोटल वर्कर्स पहले कितने थे? x थे। अब इसको किस रेशो में घटाना है बेटा? 15:11 में। तो क्या मैं 15:11 का मल्टीप्लाई करूं? नहीं, 11/15 का। अगर मैं 15/11 का करूंगा तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि 15 बड़ी वैल्यू है, तो मुझे 11/15 का करना है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसको सीधा 11x/15 लिख दूं। बात तो एक ही है, 11/15 का मल्टीप्लाई करना। कोई डाउट? नहीं। अब न्यू टोटल वेजेस, नहीं सॉरी, एवरेज वेजेस निकालने पड़ेंगे ना अपने को पहले। हाँ, एवरेज वेजेस, न्यू एवरेज वेजेस। टोटल वेजेस तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से आएंगे। अब पहले एवरेज वेज कितना था? y। अब इन्हें क्या बोला है?
the workers of the factories increase or decrease if there will be reduction in the number of workers in the ratio this and the increment in the wages in the ratio 22:25. इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो इन्होंने दिया क्या है 22:25, अपने को लगाना पड़ेगा दिमाग और क्या करना पड़ेगा 25/22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इंक्रीमेंट शब्द का यूज किया है और मुझे पता है अगर मैंने 22/25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25/22 है ना, हाँ 25/22 इंटू वाई। क्लियर है बेटा फंडा कि किसी नंबर को किसी रेशो में कैसे बढ़ाते हैं और किसी नंबर को किसी रेशो में कैसे घटाते हैं, दोनों चीजें मुझे क्लियर होनी चाहिए। आ गई। अब मुझे क्या न्यू टोटल वेजेस मिल जाएगा, न्यू टोटल वेजेस मिलेगा क्या, मिलेगा। क्या कैसे निकालूंगा 11x/15 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 25y/22 से। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 11 2 जा 22, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ओहो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई। ऊपर कितना बचा 5xy है ना, और नीचे कितना बचा 6, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। ये क्या आ गए बोलो ना, न्यू टोटल वेजेस। अब एक ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो इन दोनों को। पहले वेजेस कितने थे, टोटल वेजेस कितने थे पहले x इंटू वाई, पहले टोटल वेजेस कितने थे x इंटू वाई। अब कितने हो गए, बढ़े कि घटे, घटे। क्यों घटे, क्योंकि छोटी वैल्यू ऊपर है बड़ी वैल्यू नीचे है, मतलब घटे। आप पहले एक्स वाई की जगह कुछ भी रख के देख लो, एक्स वाई की जगह आप लिख दो 100, तो ये 5/6 आएगा ना, 5/6 का मतलब 0.833। अब मान लो एक्स वाई को कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं, तो यहां पे कितना आएगा 100 और यहां पे आएगा 5/6 इंटू 100, तो 5/6 कितना होता है 0.833। इसमें मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 83, मतलब टोटल वेजेस कम हो गए। बोलो किस बच्चे को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं आता, परफेक्टली समझ में आया क्वेश्चन कि भाई पुराने वर्कर इतने थे, एवरेज वेज इतने थे, तो टोटल वेज इतना होगा। अब नए वर्कर इतने हो गए, दिमाग इतना सा लगाना है कि ये रेशो इन्होंने 15/11 दिया है, पर हमें यहाँ पे 11/15 यूज करना है, इतना सा तो दिमाग लगाना है। यही तो क्वेश्चन में है खेल सब कुछ। बच्चा अगर जैसा क्वेश्चन में रेशो दिया है वही रेशो से मल्टीप्लाई कर देगा तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो अपने को यही सोचना है कि डिक्रीमेंट कैसे करते हैं, इंक्रीमेंट कैसे करते हैं। सोचना मतलब कि हर बार सोचना है नहीं, एक बार में समझ में आ गया कि अगर किसी नंबर को बढ़ाना होता है तो रेशो में ऊपर वाले को नंबर को बड़ा रखना पड़ता है, अगर किसी नंबर को घटाना होता है तो रेशो में से ऊपर वाले नंबर को छोटा रखना पड़ता है। इतना मेरे को एक बार में समझ में आ गया, अब मैं भूलूंगा क्या, नहीं भूलूंगा। पूछ क्या रहा है वैसे, फाइनली पूछ रहा है फाइंड द व्हाट रेशियो द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर। अब ये पहली चीज तो अपन ये लिखेंगे कि ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, डिक्रीमेंट हो रहा है, और फिर दूसरा क्या लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे। रेशियो किसका लिखेंगे, टोटल वेजेस का। दिस इज टू दिस, दिस इज टू दिस, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तभी तो रेशियो आएगा। तो न्यू वेजेस डिवाइडेड बाय ओल्ड वेजेस। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन आएगा। मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में क्या बोला था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या चाहिए, ऑप्शन, जो नहीं दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया होता ना तो उससे अपने को और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती कि वो पूछना क्या चाह रहा है, कौन सा रेशो पूछना चाह रहा है, न्यू बाय ओल्ड या ओल्ड बाय न्यू। एनीवे आपको तो ऑप्शन दिए होंगे तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने को तो ऑप्शन दिए होंगे तो ऑप्शन से अपने को पता लग ही जाएगा कि वो तू चाह क्या रहा है भैया, ठीक है। तो अभी अपन कर लेते हैं न्यू बाय ओल्ड। तो न्यू कितना है 5xy/6 और ओल्ड कितना है xy, xy कैंसल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5/6। तो अब हम लिखेंगे कि टोटल वेजेस रिड्यूस हो गए, किस रेशो में, 5:6 के रेशो में रिड्यूस हो गए टोटल वेजेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना। इस क्वेश्चन के आने की, ये आपको मैं रेशो चैप्टर का ये अपर लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो रेशो का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओगे। ये आपको मैं अपर लिमिट दिखा रहा हूं, लोअर लिमिट नहीं है ये अपर लिमिट है इस चैप्टर की, रेशो वाले टॉपिक की ये अपर लिमिट है, ठीक है। इस सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी लेवल के क्वेश्चन, ये मैक्सिमम लेवल है इस रेशो टॉपिक का। अगर ये आप कंफर्टेबली समझ सकते हो तो पूरा टॉपिक आप कंफर्टेबली समझ सकते हो, ये आप कंफर्टेबली कर सकते हो तो सारे क्वेश्चन आप कंफर्टेबली कर लो।
और एनीवे तो ये तो अभी शुरुआत है, अभी आप नई नई चीजें सीख रहे हो, अभी ये रेशो बढ़ाना घटाना अभी तो आप सीख रहे हो, अभी 18 चैप्टर पढ़ना है आपको। अब हो सकता, देखो बेटा बात ये है, मैथ्स क्या है ना, मैथ्स में ऐसा होगा कि पहला और दूसरा चैप्टर रिलेटेड नहीं है, बट दूसरा चैप्टर सॉल्व करने के बाद आपका पहला चैप्टर सॉल्व करने का तरीका और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स तो मैथ्स होता है, हर चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो पूरी मैथ्स के लिए कॉमन होती है, तो वो आपको पूरे हर जगह हेल्प करेगी। तो मैथ्स में आपका स्किल सेट एक एक चैप्टर से बढ़ेगा, भले ही पहला और दूसरा चैप्टर रिलेटेड नहीं है, बट अगर आपने दूसरा चैप्टर पढ़ लिया ना तो पहले चैप्टर को सॉल्व करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जनरल चीजें हैं जो आने वाले चैप्टर्स में भी आएगी। जनरल चीजें जैसे किसी नंबर को किस रेशो में बढ़ाते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कुछ जनरल चीजें हैं जो इससे स्पेसिफिक नहीं है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो इसको नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो किसी को तो आराम से पूछ लो, वी हैव इनफ टाइम, एग्जाम नवंबर में है, चल करो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। आर वी डन विद दिस? ऑलमोस्ट। Okay, let's move forward, I guess. Anyway, as I told you कि ये नोट्स आपको अगर कोई चीज मिस भी हो जाती है तो ये एज इट इज आपके फोन में आ जाएंगे, आपको फोन में कुछ नहीं करना है, मैं आपको अभी प्रोसेस पूरा समझा ही देता हूं। देखो, घर जाना, घर के जाना अभी कर लेना, फोन में एक वन नोट करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ये मेरे फोन में भी है वन नोट, ठीक है, वन नोट करके एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वन नोट एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, आप मेरे को जैसे ये वन नोट आप जब शुरू बार डाउनलोड करोगे ना तो आपकी ईमेल आईडी मांगेगा कि किस ईमेल आईडी पे आप वन नोट चलाना चाह रहे हो, किस ईमेल आईडी से। तो फॉर एग्जांपल आपने ईमेल आईडी कोई सी भी डाली, abc@gmail.com आपने ईमेल आईडी डाली abc@gmail.com। वन नोट को डाउनलोड करने के बाद जब उसने इनिशियल सेटअप में मांगा तो आपने abc@gmail.com आईडी डाली, वो आईडी आप जब मुझे दोगे और मैं यहाँ पे क्लिक करके इनवाइट पीपल टू नोटबुक करके ऑप्शन आ रहा है ना कोने में, देखो इनवाइट पीपल टू नोटबुक, उसमें मैं आपकी वो abc.gmail.com वाली आईडी डाल दूंगा। तो जो फिर मैं कल से यहाँ जो भी मैं लिखूंगा वो चीजें आपको आपके फोन में ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएगी। आपको ये वन नोट एप्लीकेशन आप यहाँ पे खोलोगे, जैसे अभी 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 मैं रेगुलर बैच 1 में हूँ, ये रेगुलर 1 बैच में मैंने जो कल जो पढ़ाया वो सब इसमें दिखेगा, नोटबुक्स रेगुलर बैच 1 करके, इस नोटबुक का नाम है रेगुलर बैच 1। ये नोटबुक आपके पूरी नोटबुक आपके इसमें दिखेगी वन नोट में, और ये न्यू सेक्शन में अपन गए, और ये जैसे मैं अभी रेशो पढ़ा रहा हूँ तो ये रेशो, और ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये मेरे फोन में दिख रहा है, देखो जो जो भी अभी तक मैंने लिखा है सब मेरे फोन में दिख रहा है, ये पूरे एज इट इज, ये जो जो मैं लिखते जा रहा हूँ फोन में दिख रहा है। अब वो क्या है, मैंने यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड सेट करा हुआ है और इस फोन में व्हाइट है, इसकी वजह से थोड़ा देखने में इशू आ रहा है, तो बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन आता है, मैं उससे मैं बैकग्राउंड चेंज कर लूंगा सेटिंग्स में जाके, थीम, हाँ सेटिंग्स में जाके एक थीम करके ऑप्शन है, उस थीम में मैं डार्क थीम सेलेक्ट कर लूंगा और रीस्टार्ट कर दूंगा,
तो डार्क थीम ये आ गया वापस, पूरा ब्लैक में आ गया। अब पूरा ब्लैक में आ गया ना, हाँ ये अब पूरा ब्लैक में आ गया, तो मैं यहां जैसा लिख रहा हूं वैसा आपको वहां पे विजिबल हो जाएगा, तो वो आपको बेटर दिखेगा। तो एक थीम का वो थोड़ा सा देख लेना कि डार्क थीम कर लेना, और कुछ नहीं करना है। रेगुलर बैच 1, न्यू सेक्शन, रेशो, हाँ अब देखो अब ये बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। इसमें मैंने इसमें ब्लैक थीम कर ली, इसमें भी ब्लैक थीम है, तो सारे कलर प्रॉपर दिख रहे हैं। तो अगर ये इतना एक्यूरेट है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन भी खींचूंगा ना ऐसे ऐसे, तो वो लाइन सेम टाइम पे आपके फोन में दिखेगी आपको। ये लाइव कनेक्टेड है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे शेयर करूंगा फिर आपके पास शेयर होगा। एक बार मैंने आपको शेयर कर दिया, अब मैं 18 चैप्टर जब आपको पढ़ाते जाऊंगा, हर एक चैप्टर अपने, इनफैक्ट मैं इसमें एक लाइन भी खींचूंगा ना तो वो लाइन साइमल्टेनियसली आपके फोन में अपडेट हो जाएगी। समझ गए आप? ये लाइव शेयरिंग है, तो मैं जो जो यहाँ करूंगा वो लाइव आपके उसमें शेयर होगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन मिस भी हो जाता है तो आपके फोन में आ जाएगा। ठीक है, तो नोट्स का आप एक काम करना, आज के सेशन के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप अपन बना देंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप हर बच्चा अपनी ईमेल आईडी डाल देना, तो वो ईमेल आईडी में कॉपी कर करके इसमें सबके साथ वो नोट शेयर कर दूंगा। जो ईमेल आईडी आप मुझे दोगे वन नोट डाउनलोड करने के बाद वही ईमेल आईडी उसमें यूज करना, इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, बस। और उसी ईमेल आईडी पे मैं आपको एप्लीकेशन का एक्सेस भी बाद में दिला दूंगा। अभी तो एप्लीकेशन, वो फास्ट एजुकेशन की एप्लीकेशन सबके फोन में चलेगी, कुछ दिन के लिए मैंने उसको फ्री फॉर ऑल करवा दिया है, तो आप डाउनलोड करोगे तो आपको कोई स्पेसिफिक ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है, बाद में जब जरूरत लगेगी तब देखेंगे, अभी तो सबके इसमें चलेगा। ठीक है, तो आज अपने को ये 2 काम करना है, एक तो फास्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एक वन नोट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वन नोट पे अपने को नोट आज ये पूरा करके ही जाना, और फिर मैं आज ही शेयर कर दूंगा, और नहीं अगर किसी को कुछ इशू आता है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना अगर नहीं आपको मिले ये नोट्स तो। ठीक है, चलो अब फाइनली हमने सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज पे। ये पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है 1A। शुरू करो, पहला क्वेश्चन मैं सुना, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11/15। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा करना, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा करना। तो 11/15 का उल्टा कितना होगा? ऑप्शन कौन सा आएगा? खत्म, इतना आसान है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पहली क्लास में। द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज इज 3/4, द एंटीसीडेंट इज 15, द कॉन्सिक्वेंट इज। बेटा 2 क्वांटिटीज का रेशियो 3/4 है। एंटीसीडेंट का क्या मतलब होता है? न्यूमरेटर। जो बच्चे नहीं आए थे, न्यूमरेटर को एंटीसीडेंट बोलते हैं, डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं एंटीसीडेंट, नीचे वाले को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। अपन 12th तक क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो थोड़ा सा अब बदलना पड़ेगा। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। अब एंटीसीडेंट कितना है? नहीं 15, क्वेश्चन में बोला ना एंटीसीडेंट 15 है, तो 15 कैसे हुआ होगा? इंटू 5 करना पड़ा होगा, तभी तो एंटीसीडेंट 15 हुआ। क्या ऊपर अकेले में इंटू 5 कर सकते हैं? नहीं, जो भी ऊपर करना पड़ता है वो नीचे भी करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 15/20। तो अगर एंटीसीडेंट 15 है तो कॉन्सिक्वेंट कितना होगा? 20, विच इज ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन है, समझ में आया? एंटीसीडेंट अगर 15 है तो 15 कैसे हुआ होगा? क्यों? हमने 5 का मल्टीप्लाई किया होगा। अगर ऊपर किया है तो नीचे बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा, तो नीचे करोगे तो 20 आंसर हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज इज 5:7 इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5। अच्छा, 2 क्वांटिटीज का रेशियो 5/7 है। पहली चीज तो 2 क्वांटिटीज का रेशियो 5/7 है। इसके द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स, पहले तो इनवर्स करूं तो इनवर्स कितना होगा? 7/5। सो द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5। अच्छा, इसके इनवर्स का कॉन्सिक्वेंट कितना है? 5 है। और पूछ क्या रहा है? द एंटीसीडेंट कितना होगा? 7 होगा। खत्म, ऑप्शन सी। बस वो खाली आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है कि ये रेशो है, इसका उल्टा कर देंगे तो कॉन्सिक्वेंट कितना होगा, वो सब घुमाने की कोशिश कर रहा है। अपने को पता है कि रेशो 5/7 है, इसका इनवर्स करेंगे तो 7/5 आएगा। इसके 7/5 का अगर कॉन्सिक्वेंट 5 है तो एंटीसीडेंट 7 होगा। अगर कॉन्सिक्वेंट 10 होगा तो एंटीसीडेंट कितना होगा? नहीं, कॉन्सिक्वेंट अगर 10 होगा तो एंटीसीडेंट कितना होगा? 14। क्यों? क्योंकि अरे 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 10 आएगा, तो अगर यहां 2 करेंगे तो यहां पे तो 2 करना पड़ेगा, तो 7 2 14, 14 इज द आंसर। क्लियर है? तो ये ऐसे घुमाएगा कि एक फ्रैक्शन है 5/7 है, उसका इनवर्स का एंटीसीडेंट 50 है, तो कॉन्सिक्वेंट बताओ, है ना? तो जो नंबर इनटू करेंगे ऊपर वही नीचे करेंगे,
और उसके हिसाब से आंसर आएगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? नहीं नहीं बेटा, कंपाउंडिंग मल्टीप्लाई करना। कंपाउंडिंग का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अगर मुझे दो रेशो का कंपाउंडिंग करना है मतलब दोनों रेशो को मल्टीप्लाई करना है। करो और आंसर निकालो। द रेशो कंपाउंडेंट ऑफ 2/3, 9/4, 5/6, 8/10। इतने रेशोज का कंपाउंडिंग करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बना गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने वो वाला तरीका यूज किया क्या जो मैंने कल सिखाया था? हाँ, आप स्मार्ट हो बच्चे। बस आप क्या करें, 4 2 8 हो गया, है ना, 5 2 10 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, 2 2 अरे सब तो कैंसिल हो गए, एक ही बच रहा है। सब कैंसिल हो गए तो 1:1, है ना, सब कैंसिल हो गए आपस में, 1:1, विच इज ऑप्शन ए। कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है बेटा, जो नहीं आए थे कल? इनटू करना। रेशो की कंपाउंडिंग करना मतलब सारे रेशोज को आपस में मल्टीप्लाई करना, इनटू करना। ठीक है, जो कल नहीं आए थे उनके लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं। चलो आगे आगे बढ़े बेटा। डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट का नहीं, जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए बता रहा हूं बेटा। डुप्लीकेट का मतलब होता है रेशो का स्क्वायर करना। क्या करना बेटा? स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं कि डुप्लीकेट करो तो उसका मतलब है कि रेशो का क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं। तो किसका डुप्लीकेट करना है? तो इसका क्या कर दूं? है ना, ऑप्शन सी। डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सब डुप्लीकेट। देखो बेटा मैं लिख देता हूं, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना। तो मुझे किसका सब डुप्लीकेट निकालना है? 25/36। तो इसका सब डुप्लीकेट निकालना है मतलब दोनों के ऊपर क्या लगा दूंगा बेटा? रूट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा बेटा? रूट। 25 का रूट कितना होता है? 5। 36 का रूट कितना होता है? 6। आंसर आ गया 5/6, विच इज ऑप्शन डी फॉर डॉग। हाँ, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बेटा। चलो ये करो 7th वाला क्वेश्चन। ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2/3। ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, डुप्लीकेट मतलब, तो ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब। ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब, स्पेशली जो बच्चे कल नहीं आए थे। ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब करना। तो 2/3 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऑप्शन ए। है ना, तो मैं फिर से लिख रहा हूं, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब करना, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, विच इज ऑप्शन ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सब ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट का मतलब, सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट। तो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट। है ना, वैसे मैंने कल चिल्ला चिल्ला के समझाया था पर आज फिर समझा देता हूं। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट। अरे क्यूब रूट, ठीक है। अब मुझे 8/27 का, 8 का भी क्यूब रूट लेना है और 27 का भी क्यूब रूट लेना है। तो 8 का क्यूब रूट होगा 2, 27 का होगा 3, आंसर आएगा 2/3, विच इज ऑप्शन ए, सी फॉर कैट। सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। डन। आगे बढ़े, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे। अगला क्वेश्चन। द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4/9 एंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3/4 इज। मतलब कंपाउंडिंग करना है किस किस की? 4/9 की और डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3/4 की। करो और निकालो आंसर, करो निकालो आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। निकालो बेटा आंसर निकालो। 1:4, वेरी गुड बेटा। निकालो बेटा आंसर निकालो। चलो
मुझे क्या करना है, कंपाउंडिंग करना है। कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई करना। और डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ओहो मजा आ गया, 9 9 कैंसल, 4/16, 4 4 जा 16, 1/4 इज माय आंसर। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल इज माय करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। कंपाउंडिंग करने टाइम ध्यान रखना कि कंपाउंडिंग 4/9 और डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4 की करना है। तो 3/4 का डुप्लीकेट करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, आपस में कैंसिल होकर 1/4 आंसर आएगा। ऑल गुड? ऐसा कोई बच्चा जिसको कोई चीज समझ में नहीं आई बेटा, भले वो कल नहीं आया था, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 एंड 9/7। स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंपाउंडिंग का मतलब मल्टीप्लाई करना, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब करना, सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट। बेटा जी ऑप्शन सी, लेट्स सी। नाइन बाई सेवन का भी ट्रिप्लीकेट किया क्या? नहीं, ये एंड बेटा वो ट्रिप्लीकेट वाला एंड नहीं है ना। ये ट्रिप्लीकेट मतलब इसको इतना सा पढ़ोगे ना तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 एंड 9/7, तो ऐसा लगेगा कि दोनों का ट्रिप्लीकेट करना है। बट ये एंड उसके लिए नहीं, ये एंड कंपाउंडिंग के लिए है कि इसका डुप्लीकेट निकालो, इसका ट्रिप्लीकेट निकालो, एंड उसकी भी कंपाउंडिंग करो बट बिना ट्रिप्लीकेट निकाले, है ना। वो लास्ट वाले की ट्रिप्लीकेट नहीं निकालना है। वो क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगेगा आपको कि यार लास्ट वाले का भी ट्रिप्लीकेट निकालना है, क्योंकि देखो पढ़ने में ऐसे ही लग रहा है ना, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 एंड 9/7 मतलब दोनों का ट्रिप्लीकेट निकालना है। बट वो एंड इस कंपाउंडिंग वाले के लिए है कि इसकी भी कंपाउंडिंग करना है। चलो अब शुरू करते हैं। मैं लिखता हूं 4/9 लिख दूं। रेड कलर अच्छा नहीं है यार, ये विजिबल नहीं होता है अच्छे से, येलो कलर यूज करते हैं। 4/9 द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, डुप्लीकेट कितना होगा 9/16 इनटू ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3, वेरी गुड, इनटू, वेरी गुड। 9/7 को नहीं छेड़ना है, इसके कुछ नहीं करना, ना डुप्लीकेट ना ट्रिप्लीकेट। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हो तो रहा होगा। 9 9 9 3 जा, हाँ बेटा जी बिल्कुल सही, 8 2 जा 16 हो गया। आप कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ 2 2 जा 4, तो ऊपर कितना बचा 2, नीचे कितना बचा 7 3 जा 21, विच इज ऑप्शन C for cat, C for cat is the correct answer, very good, well done। ऐसे क्वेश्चन आए हैं क्या पहले? हाँ आए हैं, ऐसे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आए हैं फाउंडेशन की, है ना, तो आ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इन क्वेश्चंस में। फाउंडेशन का लेवल वैसे भी इतना टफ नहीं है। आगे बढ़े बेटा, ठीक है। एक्चुअल में फाउंडेशन के क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ नहीं है। बच्चा फेल मैथ्स में इसलिए हो जाता है कि वेरिएशंस बहुत है, 18 चैप्टर पढ़ना है, हर चैप्टर में कुछ नया है, सब चीजें याद रखनी है। पहले चैप्टर से ये भी याद रखना है कि रेशो में बढ़ाते घटाते कैसे हैं, डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, और 18वें चैप्टर में फॉर्मूले भी याद रखने हैं, और सबको याद रखना है पहले से लेके आखिरी तक। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, लेवल बहुत हाई आता है, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। ये प्रॉब्लम तो जेई में है। जेडब्ल्यू जानते हो ना आप, जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस, एडवांस के लिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो जेडब्ल्यू में ये प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन लिमिटेड आते हैं पर बहुत टफ लेवल के आते हैं, लेवल बहुत हाई आता है। जेई एडवांस का है, मेंस का भी कह सकते हैं। फाउंडेशन में ये प्रॉब्लम नहीं, फाउंडेशन में क्वेश्चन का लेवल लो ही आता है, बट प्रॉब्लम ये कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ, 18 चैप्टर है, हर चैप्टर नया है, सबका कुछ ना कुछ अपने को दिमाग में रखना है। पहले चैप्टर की छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखना है, दूसरे चैप्टर में भी कुछ दिमाग में रखना है, तीसरे चैप्टर का भी कुछ कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, है ना। तो ये वेरिएशंस बहुत है, 18 चैप्टर है, इसलिए बच्चे को मेहनत ज्यादा लगती है कि भाई पहला चैप्टर पढ़ लिया, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं, जब दूसरा पढ़ रहे हैं तब पहले को ना भूल जाए, तब ये ना भूल जाए कि ट्रिप्लीकेट क्या होता है, तब ये ना भूल जाए कि किसी नंबर को किस रेशो में कैसे बढ़ाते हैं, तब ऐसा ना करते हैं कि हमको x को बढ़ाना है 15:11 के रेशो में, बट हम x इंटू 11/15 कर दें और 15/11 ना करें।
हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं तब हमें ये आता हो कि x को 11/15 के रेशियो में बढ़ाते कैसे हैं। तो फिर इसको x इंटू 15/11 करना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये चीज अभी तो आ रही है, बट ये 10th चैप्टर पढ़ते टाइम भी अगर आपके ध्यान में है तो आप फाउंडेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। सिंपल सा फंडा है ना, क्योंकि इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि लेवल बहुत हाई आएगा, लेवल बिल्कुल हाई नहीं आएगा। प्रॉब्लम सारी रिपीटेटिव आएगी, प्रॉब्लम सारी लो लेवल की आएगी, एस लेवल की प्रॉब्लम्स भी आएगी। बस बच्चा वहां मार खा जाता है कि उसको सारे चीजों के कॉन्सेप्ट टच में नहीं रहते। वो पहला चैप्टर तो भूल ही जाता है, जब 10वां चैप्टर पढ़ रहा होता है उसको भूल ही जाता है कि डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, क्योंकि ये लंबा ड्यूरेशन है, 5 महीने तक ये कोर्स चलेगा, विच इज अ लेंथी टाइम। तो आपको हमेशा रिवीजन करते रहना है। मतलब रिवीजन इतना भी नहीं करना है कि मतलब हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, कर पाओ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करो तो अच्छी बात है। तो कम से कम मुश्किल से 15 मिनट तो 15-20 मिनट एक बार पूरा पलटा के भी देख लिया ना रोज का रोज, तो अपने को टच में रहेगा कि अच्छा सर ने आज ये पढ़ा है, ऐसे डुप्लीकेट निकालते हैं, ऐसे डुप्लीकेट निकालते हैं। समझ गए? पढ़ना रोज का रोज पड़ेगा, भले ही आप 20 मिनट पढ़ो, मैं तो इतना तक कह रहा हूं। या आप 5 घंटे की क्लासेस लेके जा रहे हो, फिर हर चैप्टर को मिनिमम आप भले 20 मिनट भी दे दोगे ना तो भी अपना काम हो जाएगा। 20 मिनट भी एक चैप्टर को दोगे तो 4 चैप्टर 80 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट आपने पढ़ाई कर ली। दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट एज ऑफ नाउ। बाद में आप इसको बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। अभी कम से कम इतनी आदत तो बना लेना कि एक घंटे में, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर चैप्टर को 1-1 घंटा घर जाके पढ़ो, तो 5 घंटे यहाँ पढ़ के जाओ, फिर घर जाके फिर 4 घंटे और पढ़ो, तो 9 घंटे रोज की पढ़ाई करो, लेट जाओ बिल्कुल, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं 20 मिनट से स्टार्ट करो, फिर इवेंचुअली जैसे जैसे कंटेंट बढ़ते जाएगा। अभी तो मैथ्स में ज्यादा कुछ कंटेंट है ही नहीं, आज का मैंने जितना पढ़ाया वो तो 20 मिनट भी नहीं लगेंगे घर जाके रिवाइज करने में। आज और कल का 20 मिनट में रिवाइज कर लेना, एक आध क्वेश्चन कोई ढंग का लगे तो खुद से करके देख लेना। फिर जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा, अभी तो पहला चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे कंटेंट बढ़ता जाएगा, तो फिर वो 20 मिनट वाले टाइम को ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना। पहले फिर आधा घंटा कर लेना, फिर 40 मिनट कर लेना, ऐसे करके बढ़ाते जाना। ठीक है, अभी से आदत डाल लो कि 20 मिनट तो रोज जाके पढ़ना ही है, रोज का रोज पढ़ना है, भले 20 मिनट पढ़े। एक सब्जेक्ट को 20 मिनट, लॉ को 20 मिनट दे दिए, इसको 20 मिनट दे दिए, 20-20 मिनट के हिसाब से 1 घंटा 20 मिनट, बस काफी है। पर अगर वो अभी से आदत नहीं डालोगे और आप सोचोगे कि नहीं मेरे पास एक कंटेंट इकट्ठा हो जाए और फिर मैं 1-1 घंटा रोज हर एक सब्जेक्ट को दूंगा, वो दिन आएगा ही नहीं, क्योंकि अपनी आदतें कंटिन्यू होती है। अगर अपन ने आदत ही बना ली कि हम यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, कॉपी खोल के देखते ही नहीं है, तो फिर भले अपने पास कितना भी कंटेंट हो जाएगा, फिर भले मैं 18 के 18 भी चैप्टर पूरे करा दूंगा, आप घर जाके शायद ही कभी देखोगे, आदत ही नहीं रहेगी ना। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ से घर जाने के बाद अगर आप 20 मिनट भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, तो उस टाइम में कुछ और करना शुरू कर दोगे। एक दिन टाइम वेस्ट किसी तरीके से किया जा सकता है, दूसरे दिन टाइम वेस्ट किसी और तरीके से किया जा सकता है, तीसरे दिन टाइम वेस्ट किसी और तरीके से किया जा सकता है। बट इवेंचुअली जब अपने को एक ही टाइम पे रोज टाइम वेस्ट करना है, तो हमें एक ऐसा तरीका निकाल लेंगे फिक्स, जिससे रोज हमारा अच्छे से टाइम वेस्ट हो जाए। वो एक फिक्स तरीका निकाल लेंगे हम, और वो फिक्स तरीका का कोई एंड ही नहीं है। फिर तो वो 5 घंटे भी रोज के खा लेता है आराम से। आप जितने दो इसको 6 घंटे रोज के दोगे तो भी वो मना ही नहीं करेगा, बस चार्ज कर लेना एक बार, 6 घंटे के लिए भी मना नहीं करेगा। इन चीजों का ध्यान रखें कि अभी से हैबिट बनाएं, जो अभी से आप हैबिट बनाओगे वो आगे तक कंटिन्यू रहेगी। अभी आपने वो करना शुरू कर दिया कि नहीं यार अभी ज्यादा पढ़ने का कंटेंट ही नहीं है, तो क्या ही करेंगे, आराम से बाद में तैयारी शुरू करेंगे जब थोड़ा कंटेंट हो जाएगा, तो वो दिन आएगा ही नहीं। और आएगा तो भी बड़ी मौत आएगी उस टाइम पे, आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, दुख ही दुख आएगा, दुख का पहाड़ टूट जाएगा, मतलब बैठने की बनेगी ही नहीं। समझ रहे हो आप? बैठने की बनेगी नहीं। 1 घंटा आप बैठ जाओगे तो हो ऐसा लगेगा कि आपने एवरेस्ट पे चढ़ गए, ऐसा लगेगा आपको। अभी से 20 मिनट पढ़ना शुरू करें तो वो आगे जाके वो हैबिट काम आएगी। और आप सीए करने वाले हो बेटा, सीए में आपको आगे जाके बहुत बैठना पड़ेगा इन द सेंस कि बहुत टाइम देना पड़ेगा चीजों को। सीए टाइम मांगता है, क्या मांगता है? टाइम। इंटेलिजेंस लेवल का कोई ऐसा नहीं है कि यार आपका आईक्यू 300 का होना चाहिए तभी आप सीए कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम मांगता है। क्या मैं पासवर्ड भूल गया हूं क्या? नहीं भूला। तो ये टाइम मांगता है, सीए मेहनत मांगता है रोज का। आप कभी भी किसी भी बच्चे से जिसने सीए कर लिया है या जो कर रहा है उससे पूछना, रोज का टाइम जो देगा वही सीए बन पाएगा। मेरे को आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसने महीने में 2 बार पढ़ाई करी और सीए बन गया। डजंट मैटर, आप कोई सी भी कोचिंग लगा लो, कहीं भी चले जाओ आप, इंडिया की किसी भी कोचिंग में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी के यहाँ भी चले जाओ, किसी भी टीचर से पढ़ लो, साक्षात भगवान से भी पढ़ लो, मतलब वो भी आपको पढ़ाने आ जाए आईपैड लेके और पेन लेके, तो भी बात नहीं बन पाएगी अनटिल अनलेस आप रोज मेहनत करोगे। सीए का फंडा क्लियर है, सीए बनना है मतलब रोज पढ़ना है।
कितना पढ़ना है वो अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक एक घंटा रोज पढ़े एक सब्जेक्ट को, तो 4 घंटे रोज 4 सब्जेक्ट पढ़े, नहीं बिल्कुल नहीं, 20 मिनट पढ़े। फंडा क्लियर है? अभी से 20 मिनट रोज पढ़ने की आदत डालोगे तो आगे जाके वो 20 के 30 करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर अभी आप ये सोच के चलोगे कि यार पढ़ने को कुछ है ही नहीं, अभी तो लॉ में एक चैप्टर भी नहीं हुआ, जो पढ़ाया है वो तो 4 पेज का है, 4 पेज तो मैं 2 मिनट में कर लूंगा, तो फिर वो कभी आगे जाके फिर नहीं पढ़ पाओगे, आपकी आदत नहीं बनेगी। और आदत सीए में आपको बहुत काम आएगी, सीए वाली फील्ड में। मतलब इंटर की प्रिपरेशन भी जब आप करोगे, जब आप फाइनल की प्रिपरेशन करोगे, तो इंटर के बाद जब अपना वो आपका आर्टिकलशिप चलेगी, अब आर्टिकलशिप में हमको दिन भर वहां रहना है, फिर शाम को आके पढ़ना भी है, तो वो शाम को आके पढ़ने की आदत तभी बनेगी ना जब अभी से आदत बन गई। समझ रहे हो? तो अगर कोई ऐसी चीज, एक कोई वन वर्ड में अगर मेरे से पूछे कि कौन बच्चे को कौन सीए बना सकता है, तो वो एक ही चीज बना सकती है, कंसिस्टेंसी। कौन बना सकता है? कंसिस्टेंसी। मैं कह रहा हूं इंटेलिजेंस सेकेंडरी है बेटा, इंटेलिजेंस सेकेंडरी है। मैंने ऐसे बच्चे को सीए बनते हुए देखा है जिसको शुरू क्लास में ये कैंसिल करने में भी प्रॉब्लम थी। मैंने ऐसे बच्चे को सीए बनते देखा है जिनको शुरू क्लास में ये 4 से ये 9 से 9 कैंसिल हो जाता है, इसमें भी पूछना पड़ रहा था कि सर ये 9 से 9 हो जाता है क्या, इसको कर दूं क्या मैं? ऐसे बच्चे भी मैंने सीए बनते हुए देखे हैं जो शुरू क्लास में मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर ये 9 और 9 कैंसिल हो जाते हैं, कर दूं मैं? तो इंटेलिजेंस का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन किसका है? कंसिस्टेंसी का। ये सीए वाला पूरा गेम इंटेलिजेंस, बेयर मिनिमम इंटेलिजेंस सब में होता है। समझ रहे हो आप? ये अपने को स्कूल में लगता है कि यार ये ज्यादा स्मार्ट है, मैं कम स्मार्ट हूं। एक बार आप कॉलेज लाइफ में आ जाओगे ना, तो वो स्मार्टनेस वाला चीज खत्म हो जाएगी। वो क्वेश्चन आपके दिमाग से ऑटोमेटिक हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जहां हुआ मैं भी कभी था। समझ रहे हो ना? तो मेरे को ये कॉलेज में आने के बाद ये रियलाइज हुआ कि यार ये गेम क्वेश्चन ये इसका नहीं है इंटेलिजेंस का, कि तू ज्यादा इंटेलिजेंट मैं कम इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी का गेम है। जो टॉपर था ना स्कूल में, उस पर भी अपन ने ध्यान नहीं दिया, वो कंसिस्टेंस बहुत था, वो रोज का काम रोज करता था। मैं महीने के नोट्स एक बार बनाता था, लिटरली मैं महीने के नोट्स एक ही दिन बनाता था। मैं स्कूल जाता जरूर था, महीने भर का इकट्ठा कर लेता था, एक दिन बैठता था, पूरी कॉपी भर देता था, जाके चेक करा देता था। समझ रहे हो? तो कंसिस्टेंसी का गेम। और टॉपर जो है ना, उसके नोट्स आपको अप टू डेट मिलेंगे। टीचर ने वहां एक लाइन खींची तो यहाँ भी उसकी लाइन खींची हुई मिलेगी, जैसे वन नोट में होता है ना, अभी बताया ना मैंने आपको, वन नोट में एक लाइन वहां खींचो तो यहाँ भी आ जाती है अपने आप। तो टॉपर का ऐसा काम होता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मतलब बच्चा इंटेलिजेंस को कोसता है कि अरे यार ये स्मार्ट है, ये बहुत ज्यादा पढ़ता है, ये इसके अच्छे नंबर आते, मेरे नहीं आते। वो इंटेलिजेंस वाले पार्ट को रोता है, लेकिन कंसिस्टेंसी पे कभी ध्यान नहीं देता कि सामने वाला कंसिस्टेंस कितना है। क्या ऐसा एक भी दिन निकला जिस दिन उसने पढ़ाई नहीं करी हो? ऐसा एक भी दिन नहीं निकलता है, बहुत कम ही दिन ऐसे जानते हैं। तो क्या अभी से क्या आदत डालोगे? कंसिस्टेंसी। सब चीज सेकेंडरी है बेटा, इंटेलिजेंस सेकेंडरी। मैं बोलता रहा हूँ कि 9 से 9 कैंसिल हो जाता है, ऐसे बच्चे ये बन गए जिनको ये नहीं पता कि 9 से 9 कैंसिल हो जाता है। पर उसने क्या करा कि रोज पढ़ाई करी, और सीए तो टाइम भी बहुत देता है, अटेम्प्ट भी बहुत देता है। 6 महीने में अटेम्प्ट आ रहा है, हर 6 महीने में अटेम्प्ट है ना बेटा, साल भी खराब नहीं होता अपना। अटेम्प्ट भी लिमिटेड नहीं है, आप तो दिए जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। पेपर पे पेपर दिए जाओ आप, एक बिगड़ा है तो अगली बार दूसरा बिगड़ेगा, पर दिए जाओ आप पेपर। कंसिस्टेंसी, बस मेहनत करते जाओ, कंसिस्टेंसी रखो, रोज की मेहनत करो, फिर देखो आप, फिर पढ़ने का मजा आएगा आपको। समझ रहे हो? मतलब मैं ये इस क्लास में ये आपको अभी से बता देता हूँ कि बाद में आपको दिक्कत ना आए, बाद में आपको डाउट नहीं आए कि सर आपने बताया नहीं कि 9 से 9 भी कैंसिल होता है। चलो अगला क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन करो। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। हाँ, आज थोड़ी सी क्लास लेंदी हो गई, वो देयर इज अ रीजन फॉर दैट। आई एम प्लानिंग टू टेक इट टिल 11:30, फिर 11:30 से 12 का ब्रेक दे देते हैं। साउंड्स गुड? 11:30 से 12, आपका थोड़ा सा लेट हो गया होगा बेटा। 11:30 से 12 का अपन ब्रेक दे देंगे, और फिर ब्रेक के बाद आपकी अकाउंट्स की क्लास शुरू हो जाएगी। अकाउंट्स की क्लास 12 to 1, 1 to 2 लॉ। अभी मैथ्स में थोड़ा सा मेरे को ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू आपको थोड़ा सा समझाना ज्यादा पड़ेगा और थोड़ा सा ज्ञान भी बांटना पड़ेगा। ठीक है?
The ratio compounded of duplicate ratio of 4/5, triplicate of 1/3, subduplicate of 81/256 and subtriplicate of 125/512. आपको सबडुप्लीकेट में दिक्कत आ सकती है कि 81 का स्क्वायर रूट और 256 का स्क्वायर रूट, तो वो आप कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हो। कैलकुलेटर में सब स्क्वायर रूट निकालने का बटन दिया हुआ है अलग से, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने में अपने को कोई परेशानी नहीं है। अब बात बचा क्या, सब ट्रिप्लीकेट, तो उसमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, वो आप क्यूब से सोच सकते हो कि यार मैं 5 का क्यूब करता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125 आता है, मतलब 125 का क्यूब रूट करूंगा तो 5 आएगा। ऐसा करके आप सोच सकते हो। कैलकुलेटर की हेल्प से क्यूब रूट भी निकाल सकते हो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। $512 8 इंटू 8 इंटू 8 8 इंटू 8 इंटू 8 8 इंटू 8 होता है 64, 64 इंटू 8 होता है 512, 512। कैसे पता? कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर है ना एग्जाम में, क्या टेंशन है। कोई डाउट? हाँ जी, नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं आ रहा, नन ऑफ दिस। खुशी खुशी नन ऑफ दिस लगाओ बेटा आप तो। द रेशियो कंपाउंड डुप्लीकेट ऑफ 4/5, 4/5 का डुप्लीकेट कितना होगा 16/25। ट्रिप्लीकेट ऑफ 1/3 कितना होगा 1/27। सब डुप्लीकेट ऑफ रेशियो ऑफ 81 9/16। सब डुप्लीकेट निकाल रहे हैं ना। 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। चलो सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125/500, तो 125 और 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो 125 का क्यूब रूट कितना आएगा 5, और 512 का कितना आएगा 8। क्यों? क्योंकि 8 इंटू 8 इंटू 8 512 होता है, तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। चलो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 16 से 16 तो हो ही जाएगा, और 9 3 सा 27 और 5 5 सा 25। बस ऊपर तो क्या बचा, एक ही बचा, और नीचे 5 इंटू 3 इंटू 8 120। वेरी गुड। विच इज ऑप्शन? नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी। सी हो सकता था अगर एक जीरो और होता, तो डी, ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये वाला करो। ओहो क्या क्वेश्चन है। a by b is 3/4, the value of 2a plus 3b 3 plus 4b। इसका ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक कराया नहीं है, तो आप एक बार ट्राई करो, अदरवाइज मैं सिखाऊंगा कि ये कैसे करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। अभी सिर्फ सोचो आप कैसे कर सकते हैं। 2a plus 3b 3a plus 4b। डी ऑप्शन could be correct। वेरी गुड बेटा। चलो अब देखते हैं बेटा, इसके दो तरीके हैं, एक है गलत तरीका, एक है सही तरीका। a by b 3/4, ठीक है। गलत तरीका ये है 2a plus 3b डिवाइडेड बाय 3a plus 4b। गलत तरीका ये है कि a की वैल्यू कितनी ले लो 3 ले लो, और b की कितनी ले लो 4। a की वैल्यू कितनी ले लो 3, क्योंकि a के सामने 3 लिखा हुआ है और b के सामने 4 लिखा हुआ है। तो जहां जहां a लिखा हुआ है वहां क्या लिख दूं 3, जहां b लिखा हुआ है वहां क्या लिख दूं 4, जहां a लिखा है वहां क्या लिख दूं 3, जहां b लिखा है वहां क्या लिख दूं 4। तो इससे आ जाएगा 3 2 6, 4 3 12, नीचे आ जाएगा 3 3 9, 4 4 16, 12 प्लस 6 18, 19 प्लस 16 प्लस 9 25, 18/25 इज द आंसर, विच इज ऑप्शन डी फॉर डॉग। ये आंसर करेक्ट है, पर तरीका गलत है। तरीका गलत इसलिए है बेटा कि कभी भी a बाई बी अगर 3/4 दिया हो, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि a की वैल्यू 3 ही होगी और b की वैल्यू 4 ही होगी, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहां कुछ वैल्यू हो सकती है जो कैंसिल हो गई। यहां कोई ये हो सकता है 300/400 हो, तो 0000 कैंसिल हो गया और 3/4 आ गया।
नहीं समझ रहे? तो फिर सर आपने ऐसा क्यों कर लिया? मैंने इसलिए कर लिया बेटा कि पहले सही तरीका ये होगा कि a की जगह लिखें 3x और b की जगह लिखें 4x, और वहां पे a की जगह लिखे 3x, b की जगह लिखे 4x। बट इस प्रॉब्लम में वो x और x भी आपस में लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां ऊपर भी x आएगा, यहां पे भी x, यहां पे भी x, यहां पे भी x, यहां पे भी x, तो वो x दोनों तरफ से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? इसलिए मैंने x नहीं लिखा, बट ये तरीका गलत है। आंसर सही है। तो तरीका गलत है। ये गलत तरीका कब यूज करेंगे? जब अपने को पता हो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ x आएंगे और वो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्यों लिख के माथापच्ची करें? समझ गए ना? क्यों मेहनत करें? ध्यान रखना है। पर अगर ये ऊपर 2a + 3b होता और नीचे सिर्फ 3b 3a ऐसा कुछ होता, तो फिर देखना पड़ेगा कि x कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरा का पूरा, है ना? वो चीज ध्यान रखना है अपने को, अदरवाइज अपने को x लिखना है। ठीक है, कोई डाउट? समझ में आया ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन। नहीं, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट आपका ब्रेक कम हो जाएगा थोड़ा, तो इसलिए ऐसा नहीं करते। 11:30 to 12 आपका ब्रेक है। 12 o'clock शार्प आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी अकाउंट्स की। 12 to 1 अकाउंट्स और 1 to 2 लॉ। क्लियर? ओके बेटा, कल मिलते हैं फिर आपसे। वेलकम बेटा।